हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अनफिल्टर्ड क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो जहाँ पे छोड़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक की हमने बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को पास करते थे मेटल पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था। उस फिनोमिना को बोलते थे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड उस इलेक्ट्रॉन को बोलते थे फोटो इलेक्ट्रॉन। उसी का एक्सप्लेनेशन आज आइंस्टाइन ने बताया था, उन्हीं के एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। लाइट मस्ट हैव स्ट्रीम एनर्जी पार्टिकल और क्वांटा ऑफ एनर्जी एच म्यू। उन्होंने बताया कि जो लाइट है, लाइट की वैल्यू क्या माने, इज इक्वल टू एच म्यू, इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर, इज इक्वल टू एच म्यू ऑफ लाइट रिक्वायर्ड इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल म्यू नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया जाए। ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द मेटल, इट इम्पार्ट एंटायर एनर्जी एच म्यू नॉट टू द इलेक्ट्रॉन, एच म्यू नॉट। This energy is enabled to electron to break away from the surface by overcoming the attractive influence of the nucleus. Thus, each photon can eject one electron. याद रखना कि each photon कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है, is one electron. If the frequency of light is less than V naught, ये क्या है, ये threshold frequency, there is no ejection of electron. There is no ejection of electron होगा। अगर threshold frequency से फ्रीक्वेंसी कम होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज हायर देन म्यू नॉट, अगर हम कहें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट म्यू नॉट से ज़्यादा होगी, द फोटोन ऑफ दिस लाइट हैविंग हायर एनर्जी एच म्यू, इट विल इम्पार्ट सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, इट इज नीडेड टू रिमूव इट अवे फ्रॉम द एटम। आइंस्टाइन प्रपोज्ड दैट द लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा, लाइट किस फॉर्म में है, क्वांटा, विच वी कॉल फोटोन, with a frequency over a certain threshold have sufficient energy to eject single electron producing the photoelectric effect, ejecting the photoelectric effect। मतलब कुल मिला के ये बात है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। आइंस्टाइन ने इसी पे इक्वेशन दिया था कि जो एनर्जी है वो क्या है, एच इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से एच म्यू कॉमन ले लेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर हम क्या जानते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। म्यू नॉट वाला ये एक्सप्रेशन क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड वी क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन। एच म्यू इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, एच म्यू क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसी को हम कभी कभी बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं हम, एच म्यू। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। थस इफ energy of the ejection electron is plotted as the function of frequency, it result in a straight line whose slope is equal to the Planck constant h, and those intercept is h mu naught। कुछ इम्पोर्टेंट इससे कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, ये इम्पोर्टेंट है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंस कंक्लूजन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द पार्टिकल्स नेचर ऑफ रेडिएशन। A photon of quanta of energy, its rest mass is 0. This is why photon can give off its all energy to the particle it strikes। थर्ड हमारा है, there is no effect of the frequency of incident light on the number of emitted photoelectron। There is no effect of intensity of incident light on the kinetic energy of emitted electron। सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, दो केस बनता है। अगर हम कहें Vc बराबर हो जाए Va, सम ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन रीच एट इलेक्ट्रोड ए रिजल्टिंग अ फोटो करंट, या हम कहें कि Va एज इलेक्ट्रोड इज द केसेस हैं। आप एक बार रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे ग्राफ हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E टू वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच म्यू अपॉन एच म्यू नॉट। यहाँ पे E इंटू वी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, स्ट्रेट लाइन की। तो ये ग्राफ हम देख रहे हैं,
सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, फिर लिथियम। किसके किसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और 1/λ के बीच में क्या है, ग्राफ है। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन नेवर कम आउट बाई ऑरेंज लाइट बट कम्स फ्रॉम द ग्रीन लाइट, प्रिडिक्ट द अबाउट द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम मेटल बाई रेड, ब्लू और येलो। रेड लाइट क्यों, रेड लाइट नहीं होगा, ब्लू लाइट हाँ, क्यों? हम विवयोर पढ़ते हैं, अगर हम कहें विवयोर में हम देखते हैं रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम, तो हम ब्लू में क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लू में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ब्लू से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन की वैल्यू दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ EMR ऑफ 200 नैनोमीटर फॉल ऑन द मेटल, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो हमको पता इज इक्वल टू 1240 अपॉन 200 कर देंगे तो 6.2 वो आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है तो एच म्यू इज इक्वल टू 5 हमें पता है, 5 क्या होता है, 5h म्यू नॉट। यहाँ पे हाफ mv² वैल्यू रखेंगे, ई 6.2 माइनस 3 करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास जो V मैक्सिमम आएगा हमारा, उसकी वैल्यू आ जाएगा 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इसको कैलकुलेट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन EMR ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज फॉल ऑन द मेटल सरफेस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल। क्वेश्चन समझिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन डबल, then photoelectron emit when EMR of frequency 3 into 10⁻15 hertz fall on the same metal, the threshold frequency for the metal। क्या पूछ रहा है, V0 सिंपल पूछ रहा है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H म्यू, काइनेटिक यही तो फॉर्मूला है, अभी तो पता है H म्यू माइनस H म्यू नॉट, तो यहाँ से H कॉमन हो गया, V न्यू माइनस V न्यू नॉट, यहाँ से हमको न्यू नॉट निकालना है। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू ये पता है, एक काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू लेंगे, यहाँ 2E1 माइनस E2, तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। अब इस 8th इस टॉपिक का हमारा है स्पेक्ट्रम, 8th टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या समझिएगा, इट इज़ द इम्प्रेशन टू प्रोड्यूस ऑन एनी स्क्रीन व्हेन लाइट फॉल on it after passing through the prism or prism like material। स्पेक्ट्रम एक तरह से हम कहेंगे कि हम कहें कि अगर एक पैटर्न स्क्रीन पे आए, उसके पहले वो किस स्क्रीन, जैसे प्रिज्म में कोई लाइट फॉल हुई तो एक पैटर्न जिस पे बन जाए, उसी को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, पहला होता है कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम द इंप्रेशन प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन ओवरलैप ईच अदर, बस अंडरलाइन यही करना है क्या, कि जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जो इंप्रेशन या जो पैटर्न बनता है वो क्या होता है, ओवरलैप। बट इन डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम द सेम गैप इज एग्जिस्ट बिटवीन द इंप्रेशन। बस सिंपल याद रखिएगा, जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक के बाद एक ही ओवरलैप हो जाता है जो पैटर्न बनता है, जबकि डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में गैप होता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट कैन बी सी ऑन द रेंज फ्रॉम वॉयलेट एट इतना हर्ट्ज टू द रेड। स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट का होता है हमारा वॉयलेट और रेड के बीच होता है, इतने हर्ट्ज के बीच में, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज वॉयलेट मर्ज इनटू ब्लू एंड ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन। इसमें एक के ऊपर एक हमारे पास पैटर्न आता रहता है, इसलिए हम व्हाइट लाइट जो हमारे पास बनाती है वो किस तरह से स्पेक्ट्रम बनाती है, कॉन्टिन्यूस। अ सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन अ रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। क्या सेम यही पैटर्न होता है जो रेनबो बनता है स्काई में, वो एक के बाद एक ओवरलैप होता है। इन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल वेवलेंथ आर प्रेजेंट। इस तरह से अगर हम रेड से वॉयलेट की तरफ जाएं तो लेम्डा की वैल्यू कम होगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। आज सेकंड है हमारे पास इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सब्सटेंस दैट, ऐसे अगर मान ले रेडिएशन कोई निकला वो एब्जॉर्ब करके कोई पैटर्न बनाए, उसे बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन that have absorbed radiation are said to be excited to produce an emission spectrum. Energy supplied to sample by heating it or irradiating it।
and the wavelength of the frequency of the radiation emitted as the sample give the absorbed energy is recorded. An absorption spectrum like photographic negative of emission spectra. A continuous of radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelength. The missing wavelength which corresponding to radiation absorbed by matter leave a dark space in the bright continuous spectrum. Okay, the study of emission. स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्या बोलते हैं इसको हम? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. द स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट वी डिस्कस अबव was continuous as all wavelengths of the visual light are represented in the spectra. The emission spectra of atom in the gas phase on the other hand do not show continuous spread of the wavelength from red to earth. Rather they emit light only specific wavelength. The dark space between such spectra are called line spectra or atomic spectra बोलते हैं because emitted radiation is identify the presence of bright lines. ये हमारा पूरा पैटर्न है. नेक्स्ट हमारा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? और ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. ईच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन एमिशन. हर एलिमेंट का अलग लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होगा. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालाइज. कहाँ यूज होता है? केमिकल एनालाइज टू आइडेंटिफाई अननोन एटम इन द सेम वे. द फिंगरप्रिंट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल. तो फिंगरप्रिंट में क्या यूज होता है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा यूज होता है. The exact matching of line of the emission spectra of atom is known as the element with line from unknown sample quickly establish identify the later. German chemist Robert Bunsen was one of the first investigator to use line spectra to identify element. Robert Bunsen. Element like rubidium, cesium, indium, gallium and scandium were discovered when their minerals were analyzed in spectroscopic method. The element of helium were discovered in the sun by spectroscopic method. मतलब ये जितने भी एलिमेंट है ये लाइन स्पेक्ट्रा की डिस्कवरी के बाद आए. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर ने बताया the electron in the hydrogen can move around the nucleus in circular path, fixed orbits. These paths are called orbit, stationary state or allowed energy state. These orbits are arranged in concentrically around the nucleus. सिंपल बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अराउंड क्या हो करते हैं? रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में. सेकेंड, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम. टाइम के साथ ऑर्बिट की एनर्जी चेंज नहीं होता. हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower it. The energy change does not take place in continuous manner. Energy change हो continuous manner में नहीं होता. Third, the frequency of radiation absorbed or emitted when radiation occur between two stationary state is differed by delta E. Delta E set वैल्यू हम डिफरेंस निकाल सकते हैं दो एनर्जी और ऑर्बिट के बीच की एनर्जी. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस इन द इक्वेशन mvr इज इक्वल टू nh/2π. n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. थस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट. यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. एंगुलर मोमेंटम क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. दैट इज वाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट आर अलाउड. यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि वाई इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ और फिक्स्ड पाथ. तो बताओ क्यों? वो उसी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट मूव करेगा जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा nh/2π के. इसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं. वो इनके एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल में हम रेडियस ऑफ बोर एटम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं और एनर्जी निकाल सकते हैं. तो डायरेक्ट हमको एक्सप्रेशन याद करना होता है इसमें. रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है आपको बस याद, रेडियस बोर रेडियस की एक्सप्रेशन है 0.259 इंटू n²/z. ये एक्सप्रेशन आपको एंगस्ट्रॉन में याद रखना है. सेकेंड, वेलोसिटी अगर निकालना हो तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z/n. z एटॉमिक नंबर, n क्या कौन सी ऑर्बिट में है. नेक्स्ट इसी तरह टोटल एनर्जी की वैल्यू हम निकालते हैं.
लास्ट में या तो हम इसकी दोनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रखिएगा। एक इसके जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली भी, और ये -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जैसे काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन रेडियस, ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है। टोटल एनर्जी की बात करें, जैसे जैसे हम ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते। आयनाइजेशन एनर्जी आप लोग को बताया है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज सेपरेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट की बात करें। ऑल ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी और ऑलवेज पॉजिटिव, ये तीनों एनर्जी क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या निकालना है हमको, रेडियस। हमको पता है 0.059 और किसका, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 फर्स्ट रेडियस में वैल्यू 1 आ जाएगी 0.259। इसी तरह हमारे सेकंड रेडियस की वैल्यू r²/2, फिर 3 स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस जेड की वैल्यू हम रखते जाएंगे तो r में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये ट्रिक है। क्या मेरे rn रेडियस होगी तो r1 में मल्टीप्लाई कर देंगे n²। इसी तरह कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो यहाँ रेशियो निकालना तो 8/27 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर ली, ईजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। कहाँ से, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एनर्जी स्टेट क्या है, -13.6। एनर्जी स्टेट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट के, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है तो सेकंड ऑर्बिट पे बात करिएगा। याद रखिएगा, यहीं पे इंपॉर्टेंट नोट लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब आप लोग जानिएगा कि ये सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। किसकी ऑर्बिट के बाद, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। सेकंड ऑर्बिट किसके बराबर है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब यहाँ एनर्जी का डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन द ट्रांजिशन n = 1 to 3 लिथियम 2+ आयन। हमको डेल्टा ई के n2 - n1 निकालना है तो -13.6 Z1 n²/n, यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगी। कैलकुलेट, अब तीसरा 30 क्वेश्चन आप करिएगा, 31, 33 दीज आर होमवर्क, 32, 33 एंड 33 तक। नेक्स्ट हमारा है रेडबर्ग फॉर्मूला, सिंपल। इट एन इलेक्ट्रॉन शो ट्रांजिशन फ्रॉम n, कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ट्रांजिशन शो करा n2 से n1, उसकी एनर्जी लेवल हम निकालेंगे डेल्टा ई से। किससे निकालेंगे, डेल्टा ई से। डेल्टा ई क्या होता है, En2 - En1, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा En2। ई का एक्सप्रेशन रखेंगे, यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट जो आएगी एक्सप्रेशन, हमको ये एक्सप्रेशन याद करना है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n। R क्या है यहाँ पे, रेडबर्ग कांस्टेंट, यह इसको यूनिट है। 1/r की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल फ्रॉम n2 टू एनर्जी लेवल n1, n4 से n1 की वैल्यू। तो हमको पता है रेडबर्ग कांस्टेंट R क्या होता है, यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109 रखेंगे, n2 n1 की वैल्यू रख देंगे, सीधा कैलकुलेट करेंगे 97 नैनोमीटर में आ जाएगा। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम हमको पढ़ना है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन इज अप्लाइड ऑन द एटॉमिक हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, a bluish light is emitted. When a ray of light is passed through a prism, spectrum of several isolated sharp line absorbed. क्या होता था, एक sharp line absorbed obtained. The wavelength of various line that spectrum line is on visible
अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। हम क्या बोले, कोई मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराएं एटॉमिक हाइड्रोजन अ गैस एट लो प्रेशर पे, एक ब्लू कलर की लाइट एमिट हुई, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पास, उसी जो लाइट ब्लू कलर को इसको पास कराए प्रिज्म से, एक स्पेक्ट्रम, एक पैटर्न एब्जॉर्ब हुआ, एक शार्प लाइन ऑब्टेन, उसकी जो वेवलेंथ आई कहाँ से, विजुअल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन में। दीज लाइन आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज में। जैसे पहले हम क्या नाम दिया, पहले लाइन की खोज किए थे लाइमन ने, तो उसको हम बोलेंगे लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन। N2 की वैल्यू 2 से, N1 की वैल्यू N से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। लर बाल्मर विजुअल रीजन में N2 की वैल्यू 3 से शुरू होगी। इसी तरह पास्चन की इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट की IR रीजन में, फुंड की IR रीजन में, और हेम्प्रे की फॉर IR रीजन में। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा कहाँ से कौन कुछ की पॉइंट है। फर्स्ट लाइन या स्टैटिक लाइन या इनिशियल लाइन में लेमडा मैक्सिमम होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फर्स्ट लाइन की बात करेंगे तो लेमडा मैक्सिमम होगा और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। लास्ट लाइन की बात करें या लिमिटिंग लाइन या सीरीज ऑफ लिमिटिंग, तो लेमडा मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज अल्फा लाइन, सेकेंड लाइन को बीटा लाइन, और इसी तरह हम थर्ड लाइन को क्या बोलेंगे, गामा लाइन। टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइन पूछे बिटवीन N2 से N1। मान लेते हैं कोई N2 से N1 के बीच में टोटल नंबर एमिशन लाइन पूछे, तो फॉर्मूला हमारे पास याद रखने की बात है क्या, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1/2। N2 की वैल्यू यहाँ है। अगर पूछा जाए फॉर ट्रांजिशन ऑफ एनी ऑर्बिट N2 N1, कोई ऑर्बिट मान लेते N की वैल्यू N से लेके 1 तक, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ये हो जाएगी। मान लेते इनफाइनाइट से नंबर 1 तक पूछे तो N1/2। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम N की वैल्यू क्या, N2 की वैल्यू 6, N1 की वैल्यू 2। क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन मल्टीपल स्टेप, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। हमको टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, 6 से 4th में है, तो हम यहाँ से 4 3 2 1 0 इक्वल टू 10 या फॉर्मूला लगाएंगे। N2 की वैल्यू हम 6 रखेंगे, N1 की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 6 माइनस 2, और यहाँ पे 4 प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम कितना आ गया, 10। क्वेश्चन है, इन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस आयन वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन या फर्स्ट लाइन, बाल्मर सीरीज मान लेते हैं एक्स एंगस्ट्रॉन। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन पूछा है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे 2। हीलियम प्लस के लिए हमारी वैल्यू 2 से लेके 3। इन स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ बाल्मर सीरीज दिया है, बाल्मर सीरीज के लिए N2 की वैल्यू 3, N1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना, ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/16 इंटू 25/4 एंगस्ट्रॉन इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, अ सैंपल ऑफ हीलियम प्लस आयन। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिएगा। क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है, तो 1/x लेमडा 1/x इज इक्वल टू आर वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू ये आ जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सेकंड 6/2, ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी करवाया था जस्ट। अब लिमिटेशन देख लेते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बोर्ड ने बहुत कुछ बता दिया। लिमिटेशन क्या हुआ, बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन किए थे। व्हाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π हैज नॉट बीन एक्सप्लेन बाय, बोर थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि NH/2π ही क्यों। बोर इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन विद क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन। दिस वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। क्या था बिगेस्ट ड्रॉबैक था, बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन की स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन स्पेक्ट्रम इज व्यूड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाई रिजोल्यूशन पावर। लाइन की जो स्पेक्ट्रल लाइन का स्ट्रक्चर नहीं बता पाए तो उसको बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से बताया गया। बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट बोलते, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जीमैन और स्टार। यही दोनों क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हम बात करते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ
मैटर। ये हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। उन्होंने रिलेशन बताया कि लेमडा जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का। अगर इसी रिलेशन को आइंस्टाइन के रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर से रिलेट करते हैं और हमको पता इज इक्वल टू एच म्यू, एच सी बाई हमारे पास क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, या हम कहें एच अपॉन एम बी। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द वैल्यू ऑफ लेमडा डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग इधर, या तो मास बढ़ा या वेलोसिटी, या दोनों, लेमडा की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। द वेवलेंथ ऑफ मेनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एन एरोप्लेन और क्रिकेट बॉल इज वेरी लो। द वेवलेंथ ऑफ मेनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एरोप्लेन या क्रिकेट बॉल इज वेरी लो बिकॉज ऑफ दियर हाई मास की वजह से। Thus, the wave nature of microscopic object can be neglected, but for microscopic particle like electron, proton, atom, etc., wave nature is significant and cannot be neglected. मतलब कि जो वेव नेचर है माइक्रोस्कोपिक के लिए तो हो सकता है कि नेग्लेक्ट कर दे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डेरिवेशन ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम एंड क्वांटिलाइजेशन रूल से हम देखते हैं 2 पाई इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ पे एक वैल्यू सिंपल, यहाँ से एक इक्वेशन डायरेक्ट निकल के आती है, ये आप लोग याद रखें, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, देयरफॉर 2 पाई इज इक्वल टू N बाई लेमडा। N क्या है? नंबर ऑफ सेल, बस ये याद रखना है। 2 पाई इज इक्वल टू N बाई लेमडा, N लेमडा सॉरी। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है और बॉल मास इतना kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना, लेमडा इज इक्वल एच अपॉन एम वी, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एच और एम वी, तो हमारे पास लेमडा ही आ जाए। दिस apparent that is the wavelength is too small for ordinary observation, although the de Broglie equation is applicable to all material object, but it has significance only in case of microscopic level के लिए। केवल जो डी ब्रॉगली इक्वेशन था वो केवल कहाँ एप्लीकेबल था? केवल और केवल कहाँ एप्लीकेबल था? माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why should the mass of the sodium of the photon if its what should be the mass of sodium photon if its wavelength is 5894 एंगस्ट्रॉन। द वेलोसिटी वैल्यू दिया है और वैल्यू ऑफ h दिया है, तो हमें पता है लेमडा इज इक्वल एच अपॉन एम वी, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे h अपॉन सी बाई लेमडा, तो हमारे पास मास की वैल्यू निकल जाएगी 3.7 इंटू 10⁻36। कैलकुलेट द क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सिंपल लेमडा की वैल्यू आप लोग को निकालना है। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय द फॉलोइंग वोल्टेज, वोल्टेज में दिया है 750, तो हम एक फार्मूला होता है लेमडा इज इक्वल 1/50 एंगस्ट्रॉन बाई वी, तो हम ये फार्मूला याद रखिएगा, लेमडा इज इक्वल टू √1/50 अपॉन वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इन ई एंगस्ट्रॉन में आ जाएगी, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/50 अपॉन वी। कैलकुलेट डी वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय द फॉलोइंग वोल्टेज, वोल्टेज में दिया, ये वोल्ट में दिया, वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिया है 9.6, यहाँ पे 1/1/50। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिया है, इसमें ये आ जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेमडा निकाल लेंगे 1/50 अपॉन वी, वी की वैल्यू हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या वोल्टेज रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंगस्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि मीन्स इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 6 वोल्ट। अगर हम कहें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब ये 6 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। वोल्ट एक एनर्जी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा पार्टिकल मूविंग एट सेम स्पीड, लेमडा इज इक्वल टू n अपॉन एम वी, तो लेमडा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लेमडा ऑफ अल्फा, यहाँ m मास ऑफ हमको पता है कि अल्फा पार्टिकल इज 4 × 1836, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम कहें 1, इसका रेशियो आ जाएगा 1:1, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इन। सेकेंड क्या है? मूविंग एट सेम मोमेंटम की बात करें दोनों की 1/m, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी h अपॉन √2me का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो h अपॉन √2m3, ये 3-4 फॉर्मूला यहीं पर लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेमडा का। एक तो लेमडा इज इक्वल टू √150 बाई वोल्टेज, पहला। एक फॉर्मूला है
एक फार्मूला हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 ME, तीसरा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 MQV। ये चारों फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहीं कहीं यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 44 होमवर्क है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ये सॉल्व है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 एक क्वेश्चन करवा देते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन फोटोन इज एक्सेलरेटेड बाय 750 वोल्ट। रिपीटेड है भाई, 750 वोल्ट दिया है। क्या लेमडा इज इक्वल टू 1/50 V इंटू 1836 एंगस्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू 1/50 अपॉन 750 कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा है क्या जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम बताएंगे कि पार्टिकल नेचर कैसे शो करता है, या फिर हम पार्टिकल नेचर क्या होते हैं और वेव कैरेक्टर को कैसे जस्टिफाई किए। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्ट्राइक ऑन स्क्रीन कोटेड ZnS जिंक सल्फाइड, it produce a spot of light called scintillation. One electron produce only one scintillation point, which means electron are localized, not spread like a wave. Photoelectric also prove its particle nature. एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया Zn मतलब एक जिंक सल्फाइड की, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही मतलब स्पॉट शो कर रहा था। इससे पता चला कि एक पार्टिकल नेचर नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पास डेफिनिट मासेस मोमेंटम काइनेटिक प्रूविंग देयर पार्टिकल नेचर। वेव कैरेक्टर कैसे शो करता है? इट वाज कंफर्म बाय द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कहाँ से प्रूफ किया गया? बाय डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन। डेविसन एंड जर्मन शो दैट व्हेन लाइट हैव स्पीड high speed electron strike on nickel crystal, different pattern is obtained like X-ray of electromagnetic spectrum। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर शो किया गया, पार्टिकल और वेव। पार्टिकल कैसे? एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया जिंक सल्फाइड की स्किन, केवल सिंगल स्पॉट आया, इससे पता चला कि ये पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कौन शो किया? डेविसन और जर्मन एक साइंटिस्ट, उन्होंने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को निकल के क्रिस्टल पे डिफ्लेक्ट करवाए, डिफ्रैक्शन पैटर्न एब्जॉर्ब हुआ, इज ऑब्टेन लाइक एक्सरे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब वहां से वो शो कर दिया एक वेव नेचर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर शो करता है, एक वेव और एक पार्टिकल। हमारे नेक्स्ट टॉपिक कल का रहेगा हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ तक आप लोग एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं मेरा जहाँ तक है कि लास्ट लेक्चर हम लोग हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाएं, इसकी PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, उन बच्चों को मदद हो जाए जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।